नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। क्राइम अब सिर्फ बंदूक, चाकू और वारदात तक सीमित नहीं रहा। अब गुनहगार चेहरे नहीं बदलते, पहचान बदलते हैं। कभी कानून का नाम लेकर लोगों को डराया जाता है, कभी ऊंचे ओहदे का नकाब पहनकर भरोसा लुटा जाता है, तो कभी सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों का ऐसा जाल बुना जाता है जो दशकों तक सच को दबाए रखता है। आज गुनहगार में 3 ऐसी सनसनीखेज कहानियों का खुलासा करेंगे जिनमें डर है, धोखा है, लालच है और गुनाह की ऐसी साजिश है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिसमें पहली स्टोरी मुंबई से है, जहां कानून का खौफ पैदा कर लाखों रुपए ठग लिए। दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां एक फर्जी आईएएस बनकर एक शातिर ने शादी को ही ठगी का जरिया बना लिया। तीसरी कहानी उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां करीब 60 साल पुराना फर्जीवाड़ा आखिरकार बेनकाब हो गया। सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर लगभग 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल खेला गया। तो सबसे पहले रुख करते हैं मुंबई से जुड़ी उस सनसनीखेज ठगी का, जहां साइबर अपराधियों ने मुंबई पुलिस बनकर महिला को पति की गिरफ्तारी का डर दिखाया। लेकिन जांच में पता चला कि जिस पति के नाम पर पूरा खेल खेला गया, वही पति लापता था। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साइबर ठग अब लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। वर्दी का डर, कानून का नाम और एक ऐसी साजिश जिसने एक पत्नी की बेबसी को ही ठगी का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। सूरजपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताने वाले साइबर अपराधियों ने एक गरीब महिला को उसके पति की गिरफ्तारी का झांसा देकर न केवल डराया बल्कि मारपीट का वीडियो भेजकर उसने अब तक 35,000 रुपए ठग लिए। बता दें, सूरजपुर के मस्जिद मोहल्ला में रहने वाली सोनी सिंह घरों में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। उनके पति दूसरे शहर में ड्राइवर का काम करते हैं। कुछ दिन पहले उनके व्हाट्सएप पर एक कॉल आया जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताते हुए कहा कि सोना चांदी से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पति की गिरफ्तारी की बात सुनकर महिला घबरा गई। आरोपी ने पहले पति को छोड़ने के नाम पर 7,000 रुपए मांगे, जिसे महिला ने तुरंत भेज दिया। इसके बाद 26,000 रुपए और मांगे गए। साथ ही महिला के व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा गया जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को बेल्ट से बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दे रहे थे। महिला का दावा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति उसका पति लग रहा था। ये देखकर वो बुरी तरह से डर गई और दूसरी रकम भी ठगों के खाते में भेज दी। ठगों ने महिला की व्हाट्सएप कॉल पर एक व्यक्ति से बात भी कराई जिसने खुद को उसका पति बताते हुए कहा कि मुझे बचा लो, जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा ही करो। कुछ नहीं हुए यार, कुछ नहीं हुए। आपको मेरी बात की कुछ समझ नहीं आ रही? निकल जावे ना। हेलो, कौन सा जेल में हंसता? अरे लखनऊ ना, अंकिल से बात की है। वो कह रहा है बेटा 20,000 में हम छुड़ा देंगे आपको। हाँ। वो 20,000 इसके बाद आरोपियों ने सुरक्षित रिहाई के नाम पर
55,000 रुपए और मांगे। अगले दिन फिर फोन कर कहा गया कि पति को मुंबई से लखनऊ ले जाया जा रहा है और 20,000 रुपए देने पर रास्ते में ही छोड़ दिया जाएगा। अरे बोलना, जो बड़ा ऑफिसर है ना सर, अंकल बोल रहा है, तो उसने बोला है 20,000 में छुड़वा दूंगा। ठीक है, तो आप कहीं से कर लो ना, कल 6 बजे का टाइम लिया था यार। ठीक है। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, आप कहीं से ले लो ना। ठीक है, अपने भैया से ले लो, कितनी देर में हो जाएगा? चल देखा था जुगाड़ करके। यार कल से तुम जुगाड़ ऐसी कर रही हो। ठीक है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। रात को उन्होंने मुझे बहुत मारा है। नहीं छुड़ा रहा तो वो मुझे सच बता दो यार, मैं रिटर्न होके वापस। और साथ में घटना है जैसे कि मोर हस्बैंड निकल गए से। कहाँ निकल गई? अब काम का नाम से निकली नहीं तो फिरते नहीं, 1 सप्ताह हो जाते। 1 सप्ताह हो जाते? अच्छा, कुछ बातचीत हो पाई? बातचीत बस सही दूसरे के मोबाइल से हुआ थे, बोलते। कौन बात करे, का बोलते हैं? उमन जो भी पुलिस वाला है चाहे कोई भी हो, तो मेरे हस्बैंड से बात करवाते हैं, बोलते हैं कि मैं यहाँ जेल में बंद हूँ। तो क्या मामले में बंद किए हैं? ये सोना चांदी के मामले में इसे फंसा के। क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोलते हैं पुलिस वाला मन बोलते हैं कि इतना पैसा रुपया दो, मार पिटाई कर रहे हैं, बहुत वीडियो बनाए के मेरे मोबाइल में भेजते हैं। क्या चीज में फोन आता है? व्हाट्सएप से। कैसे लगता है कि वही आपके पति है? इसमें लगता है आवाज से और कपड़ा से। अभी तक कितना पैसा आप दे चुके हैं? अभी तो मैं दे शुरू में 7,000, फिर दे 26,100, और अभी मांग रहे हैं 20,000, और मांग रहे हैं 55,000। मांग क्या है उन लोगों की? उन लोगों का मांग है कि 55,000 रुपया दोगे तो तेरा पति को छोड़ूंगा। लेकिन फिर 55,000 देने के बाद छोड़ देंगे वो लोग? मेरे को का पता छोड़ेंगे कि नहीं। इसका शिकायत आप कहीं की? हाँ, थाना में। लगातार पैसों की मांग और धमकियों के बाद महिला को ठगी का शक हुआ तो उसने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता ने पुलिस से पति का पता लगाने, साइबर ठगों की पहचान कर कार्रवाई करने और ठगी की रकम वापस दिलाने की मांग की है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मोबाइल नंबर, बैंक खातों और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जांच शुरू कर दी है। एक महिला ने थाने में आवेदन दिया और उसमें ये शिकायत की कि 1 सप्ताह पहले उसका पति काम करने बाहर जा रहा हूँ करके निकला, लेकिन उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। और 24 तारीख को एक फ़ोन आया जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये बताया गया कि वो मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं और एक बार कोड सेंड किया गया कि बोले इसमें 7,000 रुपये डाल दीजिए और आपके पति एक चोरी के मामले में पकड़ाया है। और उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने पैसे की मांग की, तब महिला ने दोबारा फिर 26,000 रुपये उसको भेजे हैं ऑनलाइन, और इस मामले की पतासाजी की जा रही है और मामला जांच में। ऐसे में जांच एजेंसियों का मानना है कि ठग पहले अपने शिकार की व्यक्तिगत जानकारी जुटाते हैं। परिवार के सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर और रिश्तों की जानकारी जुटाने के बाद ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर फोन करते हैं। फिर गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई या बदनामी का डर दिखाकर लोगों को मानसिक दबाव में लाया जाता है। जब सामने वाला घबरा जाता है तब उससे पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं और इस मामले में भी ठगों ने यही तरीका अपनाया। महिला की सबसे बड़ी कमजोरी उसके पति की सुरक्षा थी। उसी भावना को हथियार बनाकर उससे पैसे ऐंठ लिए गए। वीडियो भेजने का मकसद सिर्फ इतना था कि महिला को किसी तरह सोचने का मौका न मिले और वो तुरंत उनकी बात मान ले। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ठगों ने महिला और उसके पति की जानकारी कहां से जुटाई। जिन बैंक खातों में पैसे भेजे गए उनकी भी जांच की जा रही है। मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये भी जांच हो रही है कि इस गिरोह ने
कहीं और भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम तो नहीं दिया। साइबर क्राइम के मामलों में लगातार बढ़ोतरी ने पुलिस और जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। पहले ठगी के लिए सिर्फ फोन कॉल का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ठग वीडियो, फर्जी पहचान, नकली दस्तावेज और तकनीक का सहारा लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, सामने वाले को इतना डरा देना कि वो बिना जानकारी किए पैसे भेज दे। ये मामला सिर्फ 35,000 रुपए की ठगी का नहीं है, ये उस भरोसे पर हमला है जिसे लोग कानून और पुलिस के नाम से जोड़ते हैं। ठग जानते हैं कि पुलिस का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं और इसी डर का फायदा उठाकर वे अपनी साजिश को अंजाम देते हैं। वही इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल महिला के पति को लेकर है। जिस व्यक्ति के नाम पर ठगी की पूरी कहानी रची गई, उसका मोबाइल लगातार बंद बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस सिर्फ साइबर ठगी की नहीं, बल्कि महिला के पति की वास्तविक स्थिति का भी पता लगाने में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ये साफ हो सकेगा कि मामला सिर्फ साइबर ठगी का है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश भी छिपी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मुंबई पुलिस का नाम, गिरफ्तारी का डर और एक फर्जी वीडियो के सहारे रची गई ठगी की इस साजिश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि साइबर ठग अब लोगों की भावनाओं को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ठगी करने वाले गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और अब रुख करते हैं गुनहगार की दूसरी बड़ी खबर का, जहां चेहरे पर मासूमियत, जुबान पर बड़े बड़े दावे और पहचान ऐसी जिसने हर किसी को भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। दुल्हन बनकर आई एक शातिर हसीना ने ऐसा खेल खेला कि दूल्हा अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा बैठा। और हैरानी की बात यह कि इतना सब करने के बाद भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। यह रिपोर्ट देखिए। मासूम चेहरा, सरकारी रुतबे का झूठा दावा और शादी के नाम पर रचा गया ऐसा खेल जिसने एक पूरे परिवार की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया ये मामला किसी आम धोखाधड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे हाई लेवल फ्रॉड का खुलासा है जिसमें शादी जैसे पवित्र रिश्ते को ही शिकार बना लिया गया। एक ऐसी लड़की जिसने खुद को आईएएस अफसर बताकर पूरे परिवार का भरोसा जीत लिया और फिर शादी के बाद ऐसा जाल बिछाया कि दूल्हा अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा बैठा। बता दें, ये पूरा मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव पचौमी का है। यहां के रहने वाले अभिषेक की शादी 7 फरवरी 2025 को बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र के गांव सतेती पट्टी इंछा की रहने वाली साधना के साथ हुई थी, जहां किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रिश्ता प्यार या विश्वास पर नहीं बल्कि ठगी की नींव पर खड़ा किया गया है। शादी के कुछ ही दिनों बाद उस आईएएस दुल्हन का असली चेहरा सामने आने लगा। बता दें, फर्जी दुल्हन ने घर में खुद को एक आईएएस अधिकारी के तौर पर पेश किया। कभी सरकारी मीटिंग का बहाना, कभी ट्रांसफर का झांसा और कभी ऑफिस की जिम्मेदारियों का हवाला देकर वो परिवार को अपने कंट्रोल में रखने लगी और भरोसे का फायदा उठाकर पति और परिवार से पैसों की मांग करने लगी। शुरुआत में ये छोटी छोटी रकम थी, लेकिन जल्द ही ये रकम बड़ी होती चली गई। कुछ ही समय में दूल्हे की जमा पूंजी खत्म होने लगी, बैंक अकाउंट से पैसे निकलते गए, सेविंग्स खत्म होती गईं और परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ता गया। जब तक उन्हें सच्चाई का अंदाजा होता तब तक काफी देर हो चुकी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दुल्हन बनने के बाद भी साधना लगातार नए बहाने बनाकर पैसे ऐंठती रही। कभी निवेश का लालच देती, कभी किसी सरकारी काम का खर्च बताती। तो कभी अपने पद का हवाला देकर दबाव बनाती। जब परिवार पूरी तरह आर्थिक रूप से टूटने लगा, तब भी साधना का लालच खत्म नहीं हुआ।
वो लगातार नए नए तरीके अपनाकर पैसे और कीमती सामान पर नजर बनाए रखती रही। यहाँ तक कि उसने रिश्तों में भी दरार डालनी शुरू कर दी ताकि परिवार का कोई सदस्य उसके खिलाफ आवाज न उठा सके। धीरे धीरे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। जो रिश्ता सम्मान और विश्वास पर शुरू हुआ था वो शक और डर में बदलने लगा। जब परिवार को लगातार शक होने लगा तो उन्होंने उसके दावों की जांच शुरू की। वहां से धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हुई। पता चला कि जिस महिला को वे आईएएस अधिकारी समझ रहे थे उसकी पहचान पूरी तरह संदिग्ध है। उसके पास न तो कोई लीगल सरकारी दस्तावेज थे और न ही उसकी नौकरी का कोई आधिकारिक जानकारी। जिस रुतबे और पद का वो इस्तेमाल कर रही थी वो सब फर्जी था। मामला सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शादी के नाम पर उन्हें धोखा दिया गया है और लाखों रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में ये साफ हो गया कि ये एक ठगी का मामला है जिसमें फर्जी पहचान और झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है क्या इस महिला के पीछे कोई गिरोह सक्रिय है जो इसी तरह फर्जी पहचान के जरिए लोगों को शादी के जाल में फंसाकर ठगी करता है। जांच में पता चला कि खुद को आईएएस बताने वाली साधना का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ बदायूं जिले में पहले से ही आईटी एक्ट समेत दूसरी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल फरीदपुर थाना पुलिस ने आरोपी साधना के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बरेली के एक मामले ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे भरोसे को हथियार बनाकर पूरा खेल रचा जाता है। फिलहाल इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच तेज है। अब बढ़ते हैं गुनहगार की तीसरी और सबसे बड़ी कहानी की तरफ, जहां संभल से सामने आया एक मामला किसी छोटे घोटाले की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों की जमीन पर चले लंबे समय तक छिपे हुए स्कैम का खुलासा है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे इतने लंबे समय तक चला यह खेल आखिरकार बेनकाब कैसे हुआ और क्या है यह पूरा मामला। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आया ये मामला किसी सामान्य जमीन विवाद का नहीं, बल्कि दशकों से चले आ रहे एक सुनियोजित फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा है। प्रशासन की जांच में सामने आया है कि संभल में करीब 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर लंबे समय से कागजी हेरफेर के जरिए कब्जे की कोशिश की जा रही थी। ये पूरा खेल लगभग 60 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसकी परतें अब जाकर खुलनी शुरू हुई हैं। मामला जिस जमीन से जुड़ा हुआ है वो करीब 38 बीघा क्षेत्र में फैली हुई है। शुरुआती रिकॉर्ड के मुताबिक ये जमीन सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज थी, लेकिन समय के साथ दस्तावेजों में बदलाव किए जाते रहे। खसरा नंबर, मालिकाना हक और जमीन इस्तेमाल से जुड़े रिकॉर्ड धीरे धीरे ऐसे बदल गए कि असली और नकली दावों के बीच फर्क करना मुश्किल होता चला गया। जांच में ये सामने आया कि इस जमीन पर अलग अलग समय पर निजी स्वामित्व के दावे पेश किए गए। पुराने दस्तावेजों का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि जमीन निजी है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में यह सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज रही। मुरादाबाद हाईवे पे लगभग 38 बीघा जमीन थी, जिसे नगर पालिका के द्वारा गलत तरीके से पट्टा दे करके किसी प्राइवेट खातेदार के नाम कर दी गई थी। उसको विधिवत चकबंदी न्यायालय से सुनवाई करा करके ग्राम सभा में दर्ज कराया गया है। उसी क्रम में जो लोग उसमें संलिप्त थे, तत्कालीन ईओ, इसके अलावा तत्कालीन डीडीसी, जिनके माध्यम से ऑर्डर किया गया, नगर पालिका के अन्य कर्मचारी, मूल पट्टा धारक और उसके बाद उन जमीन के क्रेता जिन्होंने उस सरकारी जमीन को खरीदा, इन सभी के विरुद्ध एफआईआर कराई गई है और इसमें गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं।
कोशिश है कि जिन लोगों के द्वारा ये किया गया है उनके गिरफ्तारी के बाद प्रॉपर्टी जब्त करके उन्हीं से रिकवरी कराई जाए, इस प्रकार के। ये फर्जीवाड़ा एक दिन या एक साल का नहीं बल्कि कई दशकों में धीरे धीरे तैयार किया गया जाल है। दस्तावेजों में बार बार बदलाव, पुराने रिकॉर्ड की गलत व्याख्या और कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर इस जमीन पर कब्जे की कोशिशें होती रहीं और इसी वजह से ये मामला लंबे समय तक पकड़ में नहीं आ सका। हाल ही में जब जिला प्रशासन ने पुराने राजस्व रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की तो इस मामले की असलियत सामने आने लगी। डिजिटल और फिजिकल रिकॉर्ड का मिलान किया गया, पुराने दस्तावेजों की सत्यता जांची गई और जमीन से जुड़े सभी दावों की कानूनी समीक्षा की गई। जांच में ये साफ हो गया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर निजी स्वामित्व का दावा किया जा रहा था उनमें गंभीर अनियमितताएं हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम गुनहगार में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।